की और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अव्यय के बारे में। अव्यय क्या होता है? देखिए, एक नॉर्मल सी चीज़ है। जब हम शब्द भेद को पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं? शब्द भेद को पढ़ते हैं। इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मैं येलो पेन ले लेती हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। शब्द भेद के 8 हम रूप पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? 8 रूप। ये 8 रूप जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। देखिए, शब्द भेद के बारे में, शब्द भेद में सबसे पहले आप जानो, अच्छा ये सारी चीज़ें आप जानते हो, लेकिन जब हम इसका नाम थोड़ा सा बदल देते हैं तो आप हो जाते हो परेशान। जैसे शब्द भेद कह दिया तो आपके माइंड में चला होगा भाई शब्द भेद क्या है और 8 रूप कैसे। तो अब देखो, अब आपको याद आ गया होगा, अच्छा संज्ञा है, ओहो सर्वनाम भी है, ठीक है, फिर क्या है? क्रिया है, और क्या होगा? क्रिया के बाद विशेषण होगा, विशेषण के बाद क्या होगा? 5 4 एक साइड लिखते हैं, 4 एक साइड लिखेंगे। फिर होता है क्रिया विशेषण। ठीक है, जल्दी जल्दी सोचो फिर आप लोग, आगे क्या होता है? छठा, 7वां और 8वां। ठीक है, तो क्रिया विशेषण हो गया। इसके बाद क्या होता है? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और क्या होता है? संबंध बोधक होता है, और क्या होता है? एक होता है विस्मयादि बोधक। क्या होता है? विस्मयादि बोधक होता है। यही पढ़े हो ना आप लोग? तो ये क्या होता है? टोटल अगर हम देखें तो 8 हो गए। यही हमारे हिंदी में शब्द भेद हैं। इंग्लिश में भी यही 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। ठीक है, सेम यही चीज़ें हैं, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये शब्द भेद जो होता है ना, यही पूरा आपका ग्रामर है, या हम कह सकते हैं यही पूरा व्याकरण है। आपकी यही इतनी चीज़ें अगर समझ में आ गई, प्लस एक चीज़ और कि वाक्य, तो चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपका कोई ग्रामर नहीं गलत कर सकता है। ठीक है, जिसमें से 4 चीज़ें तो हम हर बार पढ़ते हैं और हम हर बार इसके बारे में बेहतर जानते हैं, लेकिन हमें एक चीज़ कंफ्यूज करता है, क्रिया। ठीक है, क्रिया क्यों कंफ्यूज करता है? क्योंकि जब सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया, ऐसे चीज़ें आती हैं तो हम थोड़ा परेशान होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि ये चारों हम मैक्सिमम टाइम पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पहले आता है। ठीक है, पहले आता है, हर बार स्टार्टिंग यहीं से होती है, मन से पढ़ लेते हैं, लास्ट तक जाते जाते डाउन होते जाते हैं, और यहाँ तक आते आते हर चीज़ें समझ आनी बंद हो जाती है। इसलिए हमें ये पूरा फॉर्म क्या लगता है? टफ लगता है। तो इस बार ना हम यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, इस बार हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब हम क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, इन सबको लेकर के चलेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसको मैं डिफाइन करना चाहूँगी। जो शब्द भेद होते हैं ना, टोटल तो इनके 8 रूप होते हैं, लेकिन इन 8 रूप को 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। पहले को हम बोलते हैं, अच्छा ये बताओ, अगर मैंने लिख दिया राम जाता है, तो हमें पता है कि राम इसमें क्या है? संज्ञा है। लेकिन हर बार तो राम नहीं जाएगा ना, हो सकता हो कभी सीता भी जाए, ठीक है, कोई और भी जा सकता है। तो संज्ञा में क्या हो रहा है? हम देख रहे हैं संज्ञा परिवर्तित हो रही है। संज्ञा क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। मतलब इसमें क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। ठीक है, सर्वनाम भी बदलता है, क्रिया भी बदलती है, और विशेषण भी बदलता है। ठीक, कैसे बदलेंगे? जो लिंग वचन कारक चिन्ह आएंगे संज्ञा के अंतर्गत, उसको हम पढ़ेंगे। लिंग वचन जो है आपको पता होगा कि संज्ञा के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं, तो उसके बेस पे ये चीज़ें बदलती हैं। तो जब बदलाव हो रहा है तो इनमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, जिसको हम कहते हैं विकार। क्या कहते हैं? विकार। तो इसीलिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इनको विकारी शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहा जाता है। एकदम नॉर्मल सी चीज़ है, विकार उत्पन्न होगा, बदलाव होगा सेंटेंस में, तो बदलाव इन्हीं चारों में ही होता है। अच्छा, अब बदलाव किस में नहीं होगा? जैसे राम बहुत तेज जाता है, ठीक है, या लिख दिया तेज जाता है, सिर्फ इतना लिख दिया, नहीं बहुत तेज ज़्यादा सही रहेगा, बहुत तेज जाता है,
ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा। जाना क्या है, क्रिया। क्रिया किस में आ गया, विकारी शब्द में। अगर लड़का है तो जाता है, लड़की होती तो जाती है हो जाता। जाहिर सी बात है इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो ये क्रिया विशेष, ये विशेषण हो गया, सॉरी क्रिया हो गया। लेकिन हमने एक बहुत तेज शब्द लिखा है, या सिर्फ मैं तेज को अगर फोकस करूं तो चाहे जाती है तो भी वो तेज ही लगाएगा। तेजी जाती है नहीं हम कहेंगे, या बहुत ही नहीं कहेंगे, कुछ इस तरह के हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब क्रिया विशेषण में क्या हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब जो विकार है ये नहीं हो रहा है, तो क्या हम इसे अविकारी कह सकते हैं? क्या इसे हम अविकारी कह सकते हैं? बिल्कुल, ये अविकारी है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि हिंदी में विकारी शब्द कितने हैं और हिंदी में अविकारी शब्द कितने हैं। तो विकारी कितने हो गए, 4, और अविकारी कितने हो गए, 4। कितना नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा, अब अविकारी को क्या हम अव्यय कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्यय का मतलब होता है खर्च होना, और अव्यय मतलब जिसमें खर्च ना हो। ठीक है, तो इसीलिए आप याद रखेंगे अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। ठीक है, इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। एक बार इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं ब्लैक स्लाइड हटाऊंगी तो ये मिट जाएगा, आपको PDF में ये नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं और यहाँ पर देखेंगे अव्यय के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, अव्यय के बारे में। वास्तविक रूप से ये अव्यय होता क्या है, तो देखिए लिखा गया है अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय ना हो। व्यय ना हो मतलब जिसमें खर्च ना हो, या हम कह सकते हैं जिनके रूप में लिंग के वजह से, वचन के वजह से, पुरुष के कारण या कारक के कारण या काल आदि के कारण कोई परिवर्तन ना हो। अच्छा ये बताओ, काल के कारण भी उसमें परिवर्तन नहीं होता। तेज हो गया, तेज शब्द, बताओ कौन सा काल इसको बदल देगा? क्या ये भूतकाल में दूसरा बन जाएगा, भविष्य काल में दूसरा बन जाएगा, वर्तमान काल में दूसरा बन जाएगा? नहीं, ये हर काल में तेज है तो तेज ही रहेगा। ठीक है, तो अव्यय शब्द हर स्थिति में, कोई भी कंडीशन हो, अपने मूल रूप में रहता है, इसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल हैं, जब, तब, अभी, अगर, वह, वहाँ, यहाँ। अच्छा ये वह, कुछ लोगों को लगेगा मैम वह कैसे हो गया, मैं इसको बताऊंगी कैसे होता है। ठीक है, ये स्थान के कॉन्सेप्ट में हम लेते हैं, जगह के, जैसे वह चीज़ या कोई वस्तु की जगह पर लेते हैं। ठीक है, जब वस्तुएं स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अच्छा ये बताओ, वह शब्द है, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, हमने वह ही प्रयोग करना है। ठीक है, इसलिए वह शब्द को इसी अव्यय में रखा जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे, ये नहीं सोचेंगे ये सर्वनाम के अंतर्गत आता है। सर्वनाम के अंतर्गत आता है, लेकिन ये सार्वनामिक विशेषण भी होता है। ठीक है, इधर उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, अवश्य, तेज, कल, धीरे, चूंकि, लेकिन, मतलब ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो किस में आते हैं, अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो क्या ये खत्म हो गया अव्यय? नहीं, हमने पढ़ा कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, अव्यय के 4 भेद होते हैं। लेकिन लास्ट में आपको एक चीज़ और पढ़ना है, निपात। लेकिन आपसे जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा अव्यय के भेद कितने हैं, आप 4 ही लिखेंगे। निपात को बाद में डिफाइन करके इसको अलग किया गया है, लेकिन आपको एग्जाम में हमेशा 4 ही याद रखना है। ठीक है, निपात अव्यय अलग से पढ़ते हैं हम। ठीक, तो अव्यय के कौन कौन से 4 भेद हैं? एक तो क्रिया विशेषण, मतलब किसकी विशेषता बताएगा, क्रिया के बारे में वो बताएगा। संबंध बोधक, वो क्या करता है, वाक्यों में एक तरीके से संबंध बताने की कोशिश करता है, इसको भी आगे देखेंगे। समुच्चय बोधक, एक पद को दूसरे पद से जोड़ने की कोशिश करता है। विस्मयादि बोधक, हमारे भावों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और निपात क्या होता है? निपात एक सिंपल चीज़ आप जानो कि किसी सेंटेंस को वो मेनली फोकस करने का काम करता है, मतलब उसको और भी बेहतर बनाने के लिए, या कह सकते हैं उसको और भी ज़्यादा ऐसा दिखाने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, तो वहाँ पर हम निपात अव्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में हम देखते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? देखिए लिखा गया है कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है। किसकी विशेषता? क्रिया की विशेषता। भाई क्रिया विशेषण ही तो पढ़ रहे हैं, क्रिया की विशेषता बताएगा। बहुत सारे शब्द आप देख सकते हो यहाँ पर, धीरे धीरे, प्रतिदिन,
सुंदर। अच्छा, प्रतिदिन कैसे हो जाएगा क्रिया विशेषण? जैसे हम बोले वह प्रतिदिन दौड़ने जाता है, तो दौड़ने की विशेषता क्या है कि वो प्रतिदिन जाता है, तो प्रतिदिन भी क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, जल्दी, अभी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो किस में आते हैं? क्रिया विशेषण। तो ऐसा नहीं है कि आप क्रिया विशेषण के जो एग्जाम्पल हैं उनको याद कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें पहचानते हैं कैसे? जहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जाएगी वहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। जैसे वह यहाँ से चला गया, तो चला गया, चला जाना क्या है? ये क्रिया है, लेकिन इस क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? यहाँ से। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा है ना, यहाँ शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो दौड़ने की विशेषता क्या है? तेज है। तो हमें क्रिया विशेषण के शब्दों को रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है कि जो क्रिया की विशेषता बताएगा, किसकी विशेषता बताएगा? क्रिया की विशेषता बताएगा, वो हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्लियर है सबको? नेक्स्ट स्लाइड पे चढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बहुत ही अच्छे से इसको समझिएगा कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। भाई, क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं। कैसे? मतलब क्रिया विशेषण भी कई प्रकार की होती है। 4 प्रकार के हम क्रिया विशेषण को देखेंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण, मतलब यह समय के रूप में, समय के रूप में क्रिया की क्या करेगा? विशेषता बताएगा। स्थानवाचक, यह स्थान के साथ क्रिया की विशेषता बताएगा। परिमाणवाचक, यह किसी मात्रा के साथ क्रिया की विशेषता बताएगा। और रीतिवाचक, यह कार्य करने के तरीके को, कार्य करने के तरीके की क्रिया की विशेषता ये बताता है। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा है, वह यहाँ से चला गया, यहाँ क्या है? ये स्थान है। यहाँ वहाँ ये क्या होगा? स्थान ही तो होगा ना। तो जब स्थान के बारे में उसकी विशेषता, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा हमने क्या पढ़ा? वह दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो ये काम करने के तरीके को बता रहा है। ठीक है, काम करने के तरीके को बता रहा है, तो कौन सा क्रिया विशेषण? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। क्लियर हो गया सबको? एक बार आप लोग सोच लो इस चीज को, आगे इसी चीज को हम और अच्छे से डिफाइन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, कालवाचक क्रिया विशेषण। अच्छा, क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता बताएगा, लेकिन उस क्रिया की विशेषता वो समय के साथ बताएगा। ठीक है, क्रिया की विशेषता कैसे बताएगा? समय के साथ बताएगा। लिखा गया है, जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के होने का पता चले, कार्य के व्यापार के होने का पता चले, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। सिंपल आप जानो कि जिस क्रिया में विशेषता बताने के लिए किसी समय से संबंधित शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे समय, टाइम दे दिया जाएगा। ठीक है, टाइम कहने का मतलब ऐसा नहीं 12:01, लेकिन क्या आप बताओ, आजकल समय को नहीं दर्शा रहा है? अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, हर बार, कई बार, निरंतर, तत्काल, तदंतर, कल। ठीक है, फिर, कभी, मतलब बोलते ना फिर कब आओगे, तो फिर क्या बता रहा है? समय ही बता रहा है। ठीक है, दिन भर, आज, परसों, पहले, सदा, ये सब शब्द किससे संबंधित हैं? काल से संबंधित है। हम बोलते हैं ना हमेशा, हमेशा किसको दर्शा रहा है? समय को दर्शा रहा है। ठीक है, तो जब ऐसे शब्द आएंगे और ऐसे शब्दों के साथ क्रिया की विशेषता बताई जाएगी, तो उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह नित्य टहलता है, तो टहलना कैसा? वो रोज जा रहा है, तो रोज क्या बता रहा है? नित्य क्या बता रहा है? समय को बता रहा है। तो जब समय को बताएगा तो कौन सा विशेषण हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, वे गए, अगर हम सिर्फ कब को छोड़ दे, गए, तो जाना क्या है? जाना तो एक तरीके की क्रिया है, लेकिन कब गए, हमारे मन में ये चल रहा है कब गए, तो क्या कब समय को नहीं दर्शा रहा है? बिल्कुल दर्शा रहा है। तो क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में हम जानते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण
जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के होने के स्थान का पता चलता है। अब किसका पता हमें करना है? स्थान का पता करना है, तो उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अच्छा, अब बताइए आप, स्थान क्या हो जाएगा? ये थोड़ी ना मेरे घर पे उसके घर पे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्थान को दर्शाता है, जैसे यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, भीतर बाहर, इधर उधर, दाएं बाएं, कहाँ, किधर, जहाँ, पास, दूर, ठीक है, अन्यत्र, इस ओर, उस ओर, ठीक है। बोलते हैं ना उस ओर चले जाओगे तो तुमको ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर स्थान को दर्शा रहा है, नीचे स्थान को दर्शा रहा है। तो ऐसे शब्द जो आते हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। जैसे मैं कहाँ जाऊँ, तो ये पूछ रहा है भाई कोई लोकेशन बता दो जहाँ मैं चला जाऊँ, तो जाने की क्या बता रहा है? ये विशेषता बता रहा है, ठीक है। तारा कहाँ, अच्छा ये थोड़ा सा सेंटेंस सही नहीं है, इसको काट देते हैं, सही नहीं लिखा है। देखिए फिर नीचे क्या लिखा गया है, नीचे बैठा है, तो बैठने की क्या बताया जा रहा है? जगह को ये दर्शा रहा है, स्थान को दर्शाया जा रहा है कि वो कहाँ बैठा है, नीचे बैठा हुआ है। तो ऐसे क्रिया विशेषण को क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक के बाद देखें परिमाणवाचक। परिमाण में क्या होता है? मैंने बता दिया, यूनिट की बात होती है, यानी कि नाप तौल से हमें उस क्रिया की विशेषता बताई जाएगी, ठीक है, नाप तौल से। जैसे काफ़ी, ठीक ठाक, बहुत कम, बहुत कम एक साथ भी आ सकता है, बहुत कम अलग अलग भी आ सकता है। अत्यंत, अतिशय, बहुधा, थोड़ा थोड़ा, जैसे बोलते हैं ना मम्मी थोड़ा थोड़ा दाल दे दो, मतलब थोड़ा दाल दे दो, या फिर थोड़ा थोड़ा इसमें डाल दो, इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। या पर्याप्त है मेरे लिए, या कुछ चाहिए, बहुत अल्प है, ठीक है, जरा सा चाहिए, कितना हो गया, बड़ा है, तो ये भारी, ये सब क्या दर्शा रहा है? एक परिमाण को दर्शा रहा है, एक यूनिट को दर्शा रहा है, ठीक है। एक यूनिट, एक नाप तौल को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? नाप तौल को दर्शा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखो तो एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, मैम घबराना तो ऐसा नहीं है कि हम घबराहट को नाप सकते हैं। बिल्कुल, हम इसको किसी ऐसे यूनिट में नहीं नाप सकते हैं जिसका किलो या कुछ इस तरीके से हो, लेकिन आप याद रखेंगे ये कंडीशन जब हम परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ते हैं तब वहाँ पर फॉलो होता है, ठीक है। जब वहाँ पर हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे कि 1 किलो दाल चाहिए या कुछ लड़के आए, तो उस कंडीशन में वहाँ पर दूसरी कंडीशन फॉलो होती है। लेकिन परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की जब बात कही जाएगी तो यहाँ पर जो हमारे फीलिंग होती हैं, जो हमारे एक्टिविटी होती हैं, अगर उनके साथ ऐसे शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तब भी वहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। जैसे हम अगर बोले जितना तुम डर गए उतना मैं भी डर गया, ठीक है, तो जितना और उतना शब्द आ रहा है ना, ये हमारे परिमाण को बता रहा है, हमारे डरने की एक मात्रा को वो बता रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है, ठीक। चलिए और एक लास्ट हम पढ़ लेते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार की रीति या विधि का पता चलता है, मतलब कार्य करने के तरीके का पता चलता है, कार्य करने के तरीके का पता चलता है, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे इसलिए, कदाचित, यथा, ठीक, जरूर, जी, अतएव, फटाफट, शीघ्रता, भली भांति, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर लिखा है जरा सहज एवं धीरे चलिए, तो चलने की क्या है? ये चलने के, अच्छा ये बताओ, देखिए ये चलने का ऐसा नहीं है कि ये बता रहा है, परिमाण बता रहा है कि कम चलिए ज़्यादा चलिए, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? धीरे चलिए, सहज चलिए, ठीक है। इस चीज़ पर आप कौन से अपना ध्यान फोकस करिएगा, इस जरा शब्द पे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। शेर अचानक आ गया, अचानक, अचानक मतलब उस आने की क्रिया को बता रहा है, आने के तरीके को बता रहा है।
आने की विधि को बता रहा है कि किस तरीके से आ गया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। शायद आप सभी को ये चारों जो बताया गया है क्रिया विशेषण के प्रकार वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार जरूर इसे दोबारा देखिएगा।